जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने पसंदीदा चैनल स्टडी एंड अपडेट्स में। जय हिंद दोस्तों, मैं लोकेश तिवारी स्वागत करता हूं आपका अपने पसंदीदा चैनल स्टडी एंड अपडेट्स में। आज हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं ईडी के कुछ प्रीवियस ईयर पेपर। इससे पहले भी हमने काफ़ी सारे प्रीवियस ईयर पेपर कर रखे हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं हमारा एआरओ गया का, जो कब का है, जो कि है हमारा 10 नवंबर 2020 का। आइए बढ़ते हैं हमारे इसके पहले सेक्शन की तरफ, जो कि हमारा जनरल नॉलेज का सेक्शन। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, इन टर्म्स ऑफ टोटल लैंड एरिया व्हाट इज इंडियाज रैंक इन द वर्ल्ड इन द लिस्ट ऑफ लार्जेस्ट कंट्रीज। कुल भूमि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़े देशों की सूची में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। अगर देखा जाए क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो भारत का जो स्थान है वो है आपका 7वां। ठीक है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि भारत से जो बड़े 6 हैं वो कौन कौन से हैं। तो मैं उनके आपको नाम मेंशन करता हूँ। सबसे पहले जो नाम आता है वो आता है इसमें रशिया। रशिया के बाद नाम आता है कनाडा। कनाडा के बाद यूएसए। यूएसए के बाद आता है आपका चाइना। फिर आता है ब्राजील। फिर आता है आपका ऑस्ट्रेलिया। और फिर आता है आपका इंडिया। लार्जेस्ट इन द एरिया, रशिया, कनाडा, यूएसए, चाइना, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, फिर इंडिया। अगर मैं आपको लैंड एरिया की बात करूं तो वो है कितना, मैं बताता हूँ आपको। रशिया की बात करें तो रशिया की जो अगर टोटल लैंड एरिया की बात करें तो वो है आपका 17 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर। कनाडा की बात करूं तो वो है आपका 10 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर। यूएसए का 9.7, चाइना का है 9.3, ब्राजील का 8.5, ऑस्ट्रेलिया का 7.6 और इंडिया का है 3.2। ये क्या है, ये है आपका मिलियन किलोमीटर स्क्वायर। अगर देखा जाए तो इंडिया जैसे 5 आ जाएंगे रशिया के अंदर, फिर भी जगह बच जाएगी। अब अगर मैं बताऊं तो रशिया पूरे विश्व का 11% लैंड एरिया कवर करता है और इंडिया कितना करता है, इंडिया करता है 2%। ठीक है, तो यहाँ हमारा क्या आंसर है, हमारा आंसर है डी, 7th रैंक है इंडिया की। आइए बढ़ते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन, जो कि है हमारा अकबरनामा एंड आईने अकबरी आर रिटन बाय। अकबरनामा और आईने अकबरी किसके द्वारा लिखी गई थी, ये लिखी गई थी अबुल फजल के द्वारा। अबुल फजल कौन थे, आपने सुना होगा अकबर के 9 रत्न थे, तो उन 9 रत्नों में से एक रत्न थे आपके अबुल फजल। इसको बनने में इनको कुल 7 साल लगा था, इसको पूरा कंप्लीट होने में, इस किताब को कंप्लीट होने में 7 साल लगे थे। इसमें क्या लिखा है, इस किताब में अकबर की पूरी इधर जीवनी बोल लो, किस तरह से वो जीता, किस तरह से उसकी लड़ाइयाँ लड़ी, अकबर के टाइम में उसकी लाइफ, वो सबसे डिस्क्रिप्शन दे रखा है। इसका आंसर क्या है, सी, अबू फजल इसका आंसर हो गया। आइए बढ़ते हैं हमारे तीसरे क्वेश्चन, जो कि हमारा कपालीश्वर टेम्पल इन तमिलनाडु इज डेडिकेटेड टू विच इंडियन गॉड। तमिलनाडु में कपालेश्वर मंदिर किस भारतीय भगवान को समर्पित है, तो ये समर्पित है आपके शिव भगवान को। मान्यता के अनुसार ये लॉर्ड शिवा मतलब भगवान शिवा और पार्वती माता के को समर्पित है। यह 7वीं सदी में तैयार हुआ था और किसके द्वारा बनाया गया था, ये बनाया गया था आपके पल्लवा के राजाओं द्वारा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हमारा डी, शिवा इसका आंसर हो गया। आइए बढ़ते हैं हमारे चौथे क्वेश्चन, जो कि हमारा द परसेंटेज ऑफ डिपॉजिट विच अ बैंक मस्ट कीप एज कैश रिजर्व विद इटसेल्फ इज नोन एज। किसी बैंक को अपने पास नगद आरक्षित निधि के रूप में रखे जाने वाले जमा का प्रतिशत के रूप में क्या जाना जाता है, वो होता है आपका कैश रिजर्व रेशियो, नगद आरक्षित अनुपात। ये होता क्या है, ये क्या करता है, ये इंश्योर करता है कि बैंक का कुछ ना कुछ हिस्सा तो आरबीआई के पास है। आरबीआई माने जो आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उसके पास बैंक का कुछ ना कुछ हिस्सा तो जमा रहता है। ये हेल्प किसमें करता है, ये हेल्प करता है जब इन्फ्लेमेशन होता है, इन्फ्लेशन का होता है जब महंगाई इधर बढ़ जाती है, तो उस टाइम पे ये मदद करता है। तो इसका आंसर क्या है, डी, कैश रिजर्व रेशियो इसका आंसर हो गया। ये बढ़ते हैं हमारे पांचवें क्वेश्चन, जो कि हमारा वेयर इज द हेड ऑफिस ऑफ विजया बैंक सिचुएटेड। विजया बैंक का प्रधान कार्यालय कहाँ स्थित है, तो ये आपकी स्थित है बैंगलोर में। अगर बात करूँ विजया बैंक की, तो ये इनकॉर्पोरेट हुआ था अक्टूबर 1931 में, और ये शेड्यूल बैंक की कैटेगरी में आया था कब, शेड्यूल बैंक की कैटेगरी में ये आया था आपका 1958 में। ठीक है, और एक चीज और, 2020 में आपका जो विजया बैंक है ये मर्ज हो गया था विद बैंक ऑफ बड़ौदा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है, बी, बैंगलोर में इसका हेड ऑफिस है। आइए बढ़ते हैं हमारे छठे क्वेश्चन, जो कि हमारा विद रेफरेंस टू द फेमस मोनेस्ट्रीज ऑफ इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज इनकरेक्ट। भारत के प्रसिद्ध मठों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है। मोनेस्ट्री आपको पता है, मठ पता है, जहाँ पे आपके एक तरह से बोल लो वो जो मॉन्क होते हैं वो सब रहते हैं। अब कौन सा गलत है, तवांग अरुणाचल प्रदेश एकदम ठीक है, की हिमाचल प्रदेश, पुंजी हिमाचल प्रदेश ये भी ठीक है, रुमटेक सिक्किम ये भी ठीक है, घूम जम्मू कश्मीर ये गलत है, क्योंकि जो घूम है ये आपका जम्मू कश्मीर में नहीं, ये आपका कहाँ पे है,
ये है आपका वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल में। तो इसका आंसर क्या है? डी। डी इसका आंसर हो गया। आइए बढ़ते हैं हमारे सातवें क्वेश्चन, जो कि हमारा क्वेश्चन हमारा बथुकम्मा फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। बथुकम्मा उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? ये मनाया जाता है तेलंगाना में। तेलंगाना में बोलता है, ये महिलाएं मनाती हैं। इसमें क्या करती हैं? वो बेसिकली फूलों से सजाती हैं अपने पूरे घर को, अपने पूरे मंदिर वगैरह को। और ये त्यौहार इनका 9 दिन तक चलता है। ये कब शुरू होता है? ये शुरू होता है हमारा दशहरा से पहले, और दशहरा से पहले खत्म भी हो जाता है ये। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? बी, तेलंगाना इसका आंसर हो गया। आइए बढ़ते हैं हमारे आठवें क्वेश्चन, जो कि है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कोस्टल लैंडफॉर्म। निम्नलिखित में से कौन एक तटीय स्थल रूप नहीं है? तो वो है आपके मोराइंस। अब पहली बात, ये मोराइंस क्या होते हैं? मोराइंस वो होते हैं कि जब आप देखते हो ग्लेशियर होता है, तो ग्लेशियर के पास जब आ रहा होता है, तो उस टाइम पे कई सारे अवसाद चीजें जैसे लाइक डर्ट या रॉक्स आके जमा हो जाते हैं, तो उसको बोलते हैं मोराइंस। तो ये एक तरीके का आपका कोस्टल लैंडफॉर्म नहीं होता है। तो इसका आंसर क्या है? आपका ए, मोराइंस इसका आंसर हो गया। आइए बढ़ते हैं हमारे 9वें क्वेश्चन, जो कि हमारा When did the Constituent Assembly adopted the Constitution of India? संविधान सभा ने भारतीय संविधान को कब अंगीकार या स्वीकार किया था? तो ये था उनका 26 नवंबर 1949 में। ठीक है, इस दिन तो इन्होंने इसको असेंबली को अडॉप्ट किया था। मतलब इस दिन जितने भी सदस्य थे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के, सबने इसको हामी भरती थी कि हाँ हम एग्री है इसके लिए। बट ये फोर्स में कब आया था? फोर्स इन 26 जैन 1950। 26 जनवरी 1950 को ये फोर्स में आया था, और 26 नवंबर 1949 को ये कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के द्वारा अडॉप्ट कर लिया गया था। अब इसको बनने में कितना टाइम लगा था? देखिए, जो हमारा भारतीय संविधान था, बहुत बड़ा संविधान बना था। इसको कुल बनने में जो कितना समय लगा था, वो लगा था 2 साल 11 महीने और 16 दिन। इतने समय में हमारा संविधान बनके तैयार हुआ था। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है हमारा? ए, 26 नवंबर 1949 का आंसर हो गया। आइए बढ़ते हैं हमारे 10वें क्वेश्चन, जो कि हमारा द लार्जेस्ट इनहैबिटेटेड रिवर आइसलैंड इज लोकेटेड ऑन विच रिवर। सबसे बड़ा बसा हुआ नदी द्वीप किस नदी पर स्थित है? ये स्थित है आपके ब्रह्मपुत्र नदी पर। अभी ब्रह्मपुत्र नदी में कहाँ पे है? मजूली नाम का आपका एक डिस्ट्रिक्ट है, एक जिला है, कहाँ पे? असम में। ये वहां स्थित है। ठीक है, अगर ब्रह्मपुत्र नदी आपकी तिब्बत से निकलती है, फिर भारत में आती है, फिर बांग्लादेश होते हुए बंगाली खाड़ी में गिर जाती है, तो उसमें मजूली नाम का एक डिस्ट्रिक्ट है असम में, जहाँ पे ये सबसे बड़ा आइलैंड माना जाएगा पूरे वर्ल्ड का। इसमें लगभग 144 गांव हैं, और इसकी जो कुल जनसंख्या की बात करूँ, पॉपुलेशन की बात करूँ, तो लगभग 1.5 लाख के लगभग है। इसका आंसर क्या है? ए, ब्रह्मपुत्र इसका आंसर हो गया। आइए बढ़ते हैं हमारे 11वें क्वेश्चन, जो कि हमारा द बैटल ऑफ करनाल इन 1739 वाज फाउट बिटवीन नादिर शाह एंड हुम अमंग द फॉलोइंग। 1739 में जो करनाल में लड़ाई हुई थी नादिर शाह के साथ, वो किसके साथ हुई थी? वो हुई थी इनके मोहम्मद शाह के साथ। मोहम्मद शाह के कौन थे? मोहम्मद शाह उस टाइम पे आपके मुगल सम्राट थे, मतलब मुगल एम्पायर यही थे। अब नादिर शाह की जो सेना थी तो काफी छोटी थी मोहम्मद शाह के मुकाबले, बट फिर भी नादिर शाह इसमें जीत गए थे। उन्होंने अपने दिमाग का इस्तेमाल किया था किस तरह से वो हरा सकते हैं, इस तरह से नादिर शाह जीत गए थे। ये एग्जैक्ट कब हुआ, तो मैं आपको एग्जैक्ट डेट बताता हूँ। ये हुआ था आपका 24 फरवरी 1739 में हुआ था। ठीक है, जो आपके नादिर शाह थे, ये आपके पर्शियन एम्पायर के थे, और जो आपके ये मोहम्मद शाह थे, ये आपके मुगल एम्पायर थे। तो इसका आंसर क्या है हमारा? डी, मोहम्मद शाह इसका आंसर हो गया। आइए बढ़ते हैं हमारे 12वें क्वेश्चन, जो कि हमारा वेयर डिड द ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट सिचुएटेड। ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल कहाँ स्थित है? ये स्थित है आपके ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया में कहाँ स्थित है? ये ऑस्ट्रेलिया जो आपका वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया है उसके साउथ वेस्ट में, और आपके साउदर्न ऑस्ट्रेलिया में, ये वहां पे फैला हुआ है। कितने हिस्से में फैला हुआ है? ये 500 मील्स में फैला हुआ है, और लगभग ये सर्कुलर शेप का है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है हमारा? बी, ऑस्ट्रेलिया इसका आंसर हो गया। आइए बढ़ते हैं हमारे 13th क्वेश्चन, जो कि हमारा वैन वॉज द नमक सत्याग्रह स्टार्टेड। नमक सत्याग्रह कब शुरू किया गया था? नमक सत्याग्रह आपको पता है क्या था? नमक सत्याग्रह शुरू किया गया था 12 मार्च 1930 में। सॉरी, यहाँ ऑप्शन में गलती है, 24 मार्च नहीं, यहाँ पे 12 मार्च होगा। आई थिंक राइटिंग टीम से गलती होगी, उसे ठीक कर लीजिएगा। 12 मार्च 1930 में गांधी जी ने नमक सत्याग्रह स्टार्ट किया था। ये उन्होंने अपने आश्रम से स्टार्ट किया था, और 24 दिन तक चला था ये, जिसमें उन्होंने 240 मील का डिस्टेंस कवर करके कहाँ पहुंचे थे? डांडी, जिसको आप डांडी मार्च के नाम से भी जानते हो। वहां पहुंच के इन्होंने नमक बनाकर वहां पे कानून था वो तोड़ा था। हुआ क्या था, अंग्रेजों ने नमक बनाने पर रोक लगा दी थी कि ये काम हम लोग नहीं कर सकते, ये अगर हम करते हैं तो ये अगेंस्ट ऑफ लॉ होता है। तो गांधी जी ने कहा कि यार ये तो हमारी एसेंशियल चीज है जो हम शुरू से करते हैं और हम करेंगे ही। तो गांधी जी ने एक मुट्ठी भर नमक बना के इस लॉ को तोड़ा था। उसके बाद गांधी जी को गिरफ्तार भी कर लिया गया था। तो इसका आंसर क्या है?
बी 12 मार्च 1930 इसका आंसर है। कृपया आंसर को ठीक कर लीजिएगा प्लीज। आगे बढ़ते हैं हमारे 14 क्वेश्चन जो कि हमारा हु रॉट द बुक दास कैपिटल। दास कैपिटल पुस्तक किसने लिखी है? ये लिखी थी कार्ल मार्क्स ने। कार्ल मार्क्स बहुत फेमस है। ये बुक कब पब्लिश हुई थी? ये बुक पब्लिश हुई थी आपकी 1867 में। इसमें क्या लिखा गया है? इस बुक में क्या है? ये बुक बताती है कैपिटल और कैपिटलिज्म के ऊपर, डिस्क्रिप्शन के ऊपर है। कैपिटल और कैपिटलिज्म को बताती है, ठीक है, मतलब पूंजी और पूंजीवाद को। इसका आंसर क्या है? ए, कार्ल मार्क्स का आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं हमारे 15 क्वेश्चन जो कि हमारा इन विच ईयर द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत वाज फाउट। पानीपत की तीसरी लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी? तो ये लड़ी गई थी आपकी 1761 में। एग्जैक्ट डेट बताऊं तो एग्जैक्ट डेट थी आपकी 14 जनवरी 1761। किसके बीच में ये लड़ी गई थी? आपकी मराठा साम्राज्य और आपके अहमद शाह अब्दाली। अहमद शाह अब्दाली जीता कौन था इसमें? अहमद शाह अब्दाली इसमें जीत गया था। ये थी आपकी तीसरी लड़ाई। लेकिन पानीपत में 3 लड़ाइयां हुई थी, आपको तीनों पता होना चाहिए, तो मैं आपको तीनों बताता हूँ। पानीपत की जो दूसरी लड़ाई हुई थी वो हुई थी आपकी 5 नवंबर 1556 में। किसके बीच में हुई थी? ये हुई थी आपके हेमू और अकबर के बीच में। इसमें हेमू जीत गया था। और जो पहली लड़ाई हुई थी वो हुई थी आपकी 21 अप्रैल 1526 में। ये हुई थी आपके बाबर और लोधी के बीच में। इसमें बाबर जीता था और इसी जीत के बाद हमारे भारत में मुगल साम्राज्य का काल शुरू हुआ था। तो इसका आंसर क्या था हमारा? 1761 इसका हमारा आंसर था, तो सी इसका आंसर हो गया। तो यहाँ हमारा पहला सेक्शन जनरल नॉलेज खत्म होता है। आइए बढ़ते हैं हमारे सेक्शन बी की तरफ जो कि हमारा जनरल साइंस। तुम्हारा पहला क्वेश्चन है एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स विद डिफरेंट एटॉमिक नंबर्स हैविंग सेम मास नंबर इज नोन एज। भिन्न परमाणु क्रमांक वाले विभिन्न तत्वों के परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्या समान होती है क्या कहलाते हैं? देखो इन्होंने क्या बोला, ये वो होते हैं कि एटॉमिक नंबर तो अलग होते हैं बट एटॉमिक मास सेम होते हैं। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, ये होते हैं आइसोबार्स। अब इनके एग्जांपल की अगर मैं बात करूँ तो जैसे कि अगर बोलो ये सल्फर है, इसका एटॉमिक मास भी 40 होता है, और ये क्लोरीन है, इसका भी एटॉमिक मास 40 ही होता है, बस इनका एटॉमिक नंबर अलग अलग होता है, ठीक है। तो ये होता है आइसोबार्स का एग्जांपल। इसका आंसर क्या है? ए, आइसोबार्स का आंसर हो गया। आइए बढ़ते हैं हमारे 17 क्वेश्चन जो कि हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ फंगई। निम्न में से कौन सा कवक का एक प्रकार नहीं है? तो वो है आपका गोएनोलिक्स। ये एक तरह का आपका प्रोटिस्टा कैटेगरी में आता है, तो ये आपका फंगई नहीं है। तो इसका आंसर क्या है? सी। आगे बढ़ते हैं हमारे 18वें क्वेश्चन जो कि हमारा द कॉमनली यूज्ड विटामिन बी कॉम्प्लेक्स इज कॉन्स्टिट्यूटेड ऑफ हाउ मेनी विटामिन। आमतौर पर इस्तेमाल किया जाने वाला विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कितने विटामिनों से बना होता है? तो विटामिन बी जो कि आपका वाटर सोल्यूबल विटामिन है, ये 8 विटामिन से बना हुआ है। अब ये 8 विटामिन कौन कौन से हैं? जैसे थियामिन, रिबोफ्लेविन, नियासिन, इस तरह के ये 8 हैं। इनके नाम की आपको जरूरत नहीं है, बस आपको पता नहीं चाहिए 8 है टोटल। तो इसका आंसर क्या है? ए, 8 इसका आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं हमारे 19th क्वेश्चन जो कि हमारा एक्सचेंज ऑफ गैसेस अकर थ्रू विच पार्ट ऑफ प्लांट टिश्यू। गैसों का आदान प्रदान उत्तक के किस भाग से होता है? ये होता है स्टोमाटा से। स्टोमाटा क्या होता है? पत्तों में छोटे छेद होते हैं, स्मॉल पोर्स होते हैं, जो क्या करते हैं जब फोटोसिंथेसिस हो रहा होता है तो उस टाइम पे गैसेस को पास करते हैं। तो ये आपका स्टोमाटा। इसका आंसर क्या है आपका? बी, स्टोमाटा का आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं हमारे 20वें क्वेश्चन जो कि हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। निम्नलिखित में से कौन में से किसे कोशिका की ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है? वो आपका एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, जिसको आप एटीपी भी बोलते हो, एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ये क्या करता है? ये स्टोरिंग और ट्रांसफर ऑफ एनर्जी के प्रिंसिपल काम करता है, मतलब एनर्जी को स्टोर करता है और ट्रांसफर करता है जरूरत पड़ने पर। इसका आंसर क्या है? बी, एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट का आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं हमारे 21वें क्वेश्चन जो कि हमारा 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू डैश वॉट। 1 हॉर्स पावर कितने वाट के बराबर होता है? ये होता है आपके 746 के वाट के बराबर। लेकिन 746 तो एग्जांपल में ही नहीं है, ऑप्शन में ही नहीं है, तो इसका आंसर क्या है? डी, नन ऑफ द अबव इसका आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं हमारे 22वें क्वेश्चन जो कि हमारा ऑर्डिनरी ग्लास इज सॉलिड मिक्सचर। साधारण कांच ठोस मिश्रण किसका होता है? ये होता है आपका सिलिका, सोडियम सिलिकेट एंड कैल्शियम सिलिकेट का। इससे मिलकर आपका ऑर्डिनरी ग्लास बनता है। इसका आंसर क्या है आपका? सी इसका आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं हमारे 23वें क्वेश्चन जो कि हमारा व्हाट इज लिक्विड पेपर। लिक्विड पेपर क्या है? देखो लिक्विड पेपर क्या होता है? क्विक ड्राइंग पेपर कलर्ड फ्लूइड दैट इज अप्लाइड टू करेक्ट द प्रिंटेड मटेरियल। त्वरित सुखाने वाले कागज के रंग का तरल पदार्थ जो मुद्रित सामग्री को ठीक करने के लिए लगाया जाता है। आप सबने अपने स्कूल टाइम पे
फ्लूइड का इस्तेमाल क्या होगा, वो क्या होता था, आप जब पेन से कुछ लिख लिया करते थे तो उसको इरेज तो कर नहीं सकते हो, तो आप क्या करते थे, व्हाइट कलर का फ्लूइड यूज करते थे, वही तरह आपका लिक्विड पेपर है। क्या करता है, जो भी लिखा हुआ है उस पर लगा देते हो, जिससे कि क्या होता है, वो जो होता था वो मिट जाता था, उसके बाद आप कुछ भी लिख सकते थे। तो वही इसका एग्जाम्पल है एक तरीके से। तो इसका आंसर क्या है, सी इसका आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं हमारे 24वें क्वेश्चन जो कि हमारा सोप एंड डिटर्जेंट रिड्यूस डैश ऑफ वाटर। साबुन और डिटर्जेंट क्या कम करते हैं, वो कम करते हैं सरफेस टेंशन, सतह तनाव को। कैसे करते हैं, तो जो डिटर्जेंट है वो क्या करता है, एक तरीके सरफेस एक्टिव एजेंट की तरह काम करता है। ये क्या करता है, ये जो वाटर मॉलिक्यूल होते हैं उनके बीच में गैप बनाता है, जो छोटे छोटे वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं कई सारे, उनके बीच में गैप बनाता है। अगर गैप बन जाएगा इनके बीच में तो ये उसकी सरफेस टेंशन को कम करता है। तो इसका आंसर क्या है, बी इसका आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन तक जो कि हमारा हाउ मच हॉर्स पावर इज कंसिडर्ड अ मैन पावर। कितनी अश्व शक्ति को जनशक्ति माना जाता है, तो वो है आपकी 0.1। 0.1 जो हॉर्स पावर होती है वो हमारे एक मैन पावर के इक्वल होती है। इसका आंसर क्या है हमारा, डी 0.1 इसका आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं हमारे 26वें क्वेश्चन जो कि हमारा आर्बोरिकल्चर इज रिलेटेड टू। वृक्षारोपण किससे संबंधित है, यह है आपके डी से, लकड़ी का बगान। अब देखो सबको पता होना चाहिए आपको, अगर मैं बात करूं ग्रोइंग प्लांट्स इन वाटर, तो ये किससे रिलेटेड होता है, ये होता है आपके हाइड्रोफोनिक्स से। ग्रोइंग अ ट्री रेंज सिल्वीकल्चर, और उसके बाद आपका ग्रेप कल्टीवेशन या आता है आपका विटिकल्चर, और वुड प्लांटेशन आर्बोरिकल्चर। इसमें क्या होता है, हम जो लकड़ी उगा रहे हैं उसका मेन काम हमारा टिम्बर की तरह इस्तेमाल करना या किसी और पर्पज से इस्तेमाल करना होता है। इसका मतलब क्या हमारा डी इसका आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं हमारे 27वें क्वेश्चन जो कि हमारा हाइड्रोलिक प्रेस हाइड्रोलिक ब्रेक्स आर द एप्लीकेशन ऑफ। हाइड्रोलिक प्रेस हाइड्रोलिक ब्रेक किसके अनुप्रयोग है, ये है आपके पास्कल्स प्रिंसिपल के, पास्कल का सिद्धांत है। अभी पास्कल सिद्धांत कहता क्या है, देखिए कोई भी अगर एक एक्सटर्नल फोर्स लगता है किसी भी एनफिल्ड लिक्विड कंटेनर जिसमें कि लिक्विड भरा हुआ है, तो वो क्या करता है, वो फोर्स उस लिक्विड पे लगेगा और वो लिक्विड के सारे कोनों पे लगेगा, मतलब उसके हर दीवारों पे लगेगा। इसको बोलते हैं पास्कल का प्रिंसिपल। तो ये किस पे था, सी इसका आंसर हो गया। आइए बढ़ते हैं हमारे 28वें क्वेश्चन जो कि हमारा कंप्रेस नेचुरल गैस, जिसको आप सीएनजी भी बोलते हो, इज लोडेड विद। संपीड़ित प्राकृतिक गैस सिलेंडर किससे भरा होता है, ये भरा होता है आपका नेचुरल गैस से। नेचुरल गैस क्या होता है, आपको सतह के नीचे मिलती है, जो कई सारे हाइड्रोकार्बन कई सालों से जमीन के नीचे दबे हैं उनसे निकलती है। इसके अंदर 70 से 80% मिथेन होता है। ठीक है, सीएनजी जो आपके टाइम में आज के टाइम में यूज कर रहे हो, बसों में सीएनजी का यूज, टेम्पो, इन सब में चलता है। सीएनजी पेट्रोल डीजल के मुकाबले कम पॉल्यूशन करता है, करते तो ये भी है बट उनके मुकाबले बहुत कम करते हैं, तो इसलिए इनका ज्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है आज के टाइम पे। इसका आंसर क्या हमारा, बी नेचुरल, इसका आंसर हो गया। ये बढ़ते हैं हमारा 29वें क्वेश्चन जो कि हमारा द रेशियो ऑफ बटर एंड घी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम मिक्स्ड मिल्क इज। मिक्सित दूध से निकाले गए मक्खन और घी का अनुपात क्या होता है, वो होता है आपका 6.9% टू 5.5%। मतलब अगर एक मेरे पास मिश्रित दूध है, मिक्स्ड मिल्क है, तो उसमें से अगर मैं बटर निकालता हूँ तो 6.9% मैं बटर निकाल सकता हूँ उसमें से, और 5.5% उसके पूरे का मैं घी निकाल सकता हूँ। तो इसका आंसर क्या है हमारा, डी इसका आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं हमारे जनरल साइंस के आखिरी क्वेश्चन जो कि है हमारा द नॉइज पॉल्यूशन कॉजेज। ध्वनि प्रदूषण का कारण क्या बनता है। देखिए नॉइज पॉल्यूशन क्या होता है, जब आप देखते हो कि आप रोड पे हो या कहीं चल रहे हो, अचानक से लोग आ रहे हैं, बहुत तेज गाड़ी की आवाज लगा रहे हैं या बहुत तेज डीजे बजा रखा है, तो सब नॉइज पॉल्यूशन होता है। इससे क्या होता है, इससे हाइपर टेंशन बढ़ता है, आपका जैसे ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है या लोग घबराहट होने लग जाती है, तो ये उस केस में होता है। कान के पर्दे फट सकते हैं, आपको हेयरिंग प्रॉब्लम हो सकती है, सर दर्द हो सकता है, ये सब प्रॉब्लम्स आती हैं। तो इसका आंसर क्या है हमारा, बी हाइपर टेंशन इसका आंसर हो गया। तो यहाँ हमारा सेक्शन भी जनरल साइंस खत्म होता है। दोस्तों, आप अग्निवीर की तैयारी कर रहे हैं और फ्री पीडीएफ चाहिए तो बिल्कुल उपलब्ध है। कहाँ से मिलेगा? आप आएंगे studyandupdates.com पे। यहाँ पर आने के बाद अग्निवीर पीडीएफ में चलेंगे। अग्निवीर पीडीएफ में जाने के बाद यहाँ पर आपको विभिन्न प्रकार के, जैसे आपको जीडी के, ट्रेडमैन के, नर्सिंग के, सबके उपलब्ध हैं। ठीक है, जैसे मैं चलता हूँ जीडी पर, तो जीडी के लिए हम क्लिक करेंगे अग्निवीर जीडी प्रैक्टिस सेट, और इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ इस प्रकार से आपको ये पेज खुल जाएगा। इस पेज में आप देखेंगे कि आपको वीडियो के लिंक दिए गए हैं और पीडीएफ डाउनलोड करने का ऑप्शन दिया गया है। जिसका भी पीडीएफ चाहिए होगा उसके इस लिंक पे क्लिक करेंगे। जैसे मैंने इस पे क्लिक किया और ये मुझे इस पेज पे लेके आएगा। इस पेज में आपको
यदि आप ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं तो बिल्कुल पढ़ सकते हैं। ये देखिए साफ साफ सभी अक्षरों में ये इस प्रकार से उत्तर के साथ लिखा हुआ रहता है। यदि आप पीडीएफ डाउनलोड करके पढ़ना चाहते हैं तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे ये इंटरफेस आपको खुल जाएगा। यदि फ़ोन में क्लिक कर रहे हैं तो पीडीएफ डायरेक्ट डाउनलोड हो जाएगी, और यदि आप लैपटॉप या कंप्यूटर में चला रहे हैं तो इस प्रकार से खुलेगा और यहाँ पर आप क्लिक कर देंगे तो ये इस प्रकार से आपका ये डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, आप उस पीडीएफ को ओपन करके पढ़ सकते हैं। ठीक है, आइए बढ़ते हैं हमारे सेशन सी की तरफ, जो कि हमारा मैथमेटिक्स। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, 3 पैकेट्स ऑफ उड़द दाल कंटेन्स 9/2 kg, 21/4 kg and 15/4 kg of urad dal respectively. These packets are emptied in a bag. How much urad dal is there in the bag now? क्या कहता है, उड़द दाल के 3 पैकेट है, पहले का वजन है 9/2, दूसरे का वजन है 21/4 और तीसरे का वजन है 15/4। अगर इन सबको मैंने एक एक बैग में रख दिया तो सब कुल वजन कितना हो जाएगा? सिंपल सी बात है, इनको ऐड कर लेते हैं। ऐड करने का तरीका होता है, एलसीएम लोगे 4, 2 दूनी 4 तो 9 दूनी 18 जमा 21 जमा 15। ऐड करोगे तो आंसर आएगा आपका 54/4। ऑप्शन मिल गया, तो इसका आंसर क्या हुआ? ए, 54/4 इसका आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं हमारे 32वें क्वेश्चन, जो कि हमारा, द मनी स्पेंट ऑन इंटीरियर्स ऑफ अ हाउस वाज 40% ऑफ इट्स वैल्यू इफ द कॉस्ट ऑफ द इंटीरियर्स वाज 16 लाख, द कॉस्ट ऑफ द हाउस इज। एक घर के इंटीरियर पर खर्च किया गया पैसा उसके मूल्य का 40% था, और कितना लगा है? 16 लाख। तो घर की लागत बतानी है। इसने बोला कि 40% जो पूरे घर का था वो है 16 लाख। एक्स निकालना है तो कितना आसान है, सिंपल सॉल्व कर लो, एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे हम। क्या आंसर आएगा? एक्स की वैल्यू आएगा 16 गुना 5/2, 16 पंचे 80 और 2 40। तो कितना आया? एक्स बराबर कितना हुआ? 40 लाख। तो क्या आंसर हुआ इसका? बी, 40 लाख इसका आंसर हो गया। आइए बढ़ते हैं हमारे 33 क्वेश्चन, जो कि हमारा, व्हाट इज द क्वेश्चन व्हेन 2143 इज डिवाइडेड बाय 38? 2143 को 38 से विभाजित किया जाता है तो भागफल क्या होगा? क्वेश्चन बताना है। देखो सिंपल डिवाइड करना है। कैसे करते हैं? 38 से डिवाइड करते हैं 2143 को। देखते हैं 5 बार में करेंगे तो इसका आंसर आएगा 190। कितना बचेगा? ये बचेगा 4 और ये बचेगा आपका 2, ऊपर से 3, 243। इसको करो 6 बार में, 6 बार में करोगे तो इसका आंसर आएगा आपका 228 आएगा। 13 में से 8 जाएगा, बचेगा 5, 3 हो जाएगा 1। तो जो आपका, अगर मैं 38 से डिवाइड करता हूँ तो हमारा क्या आ रहा है? 56 हमारा क्या आ रहा है? क्वोशंट। फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है जो आपका डिविडेंड होता है वो इक्वल होता है डिवाइजर इंटू में क्वोशंट प्लस में रिमाइंडर। तो ये था आपका 2143, ये था आपका 38, मल्टीप्लाई करोगे 56 से और जमा कर दोगे 15 तो ये आंसर आ जाएगा। तो क्या आंसर है हमारा? सी, 56 का आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं हमारे 34 क्वेश्चन, जो कि हमारा, अ वेंडर सोल्ड अ डजन बनानास एट Rs 48 एंड मेड अ प्रॉफिट 20%. If he had sold them for 60 dozen, then he would have made a profit of. एक विक्रेता ने एक दर्जन केले 48 रुपए में बेचे और 20% का लाभ कमाया। अगर वह उन्हें 60 रुपए दर्जन में बेचता तो उसे कितना लाभ होता? आइए चेक करते हैं। पहले क्वेश्चन कहता है कि एसपी था 48, तो प्रॉफिट परसेंट था जो हमारा, वो था हमारा 20%। ठीक है, सीपी निकालते हैं। सीपी को माना मैंने एक्स, तो प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला होता है प्रॉफिट बट्टे पे सीपी इंटू पे 100। फॉर्मूला आपको पता है, प्रॉफिट परसेंट है 20, प्रॉफिट नहीं पता, सीपी है एक्स इंटू में 100। तो प्रॉफिट क्या हो जाएगा? प्रॉफिट आपका हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 20x बट्टे पे 100, मतलब पे x बट्टे 5। ठीक है, मैं एकदम आसान तरीका बता रहा हूँ जो आप हर जगह इस्तेमाल कर सकते हो इस तरह क्वेश्चन में। प्रॉफिट मिल गया, सीपी एक्स है, प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है एसपी माइनस सीपी। प्रॉफिट है x/5, एसपी है 48 माइनस में x। सॉल्व करते हैं, x/5 प्लस में x इज इक्वल टू में 48। सॉल्व करोगे इसको तो 5, ये हो जाएगा आपका 6x इज इक्वल टू में 48। x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 48 इंटू में 5 अपॉन पे 6, 6 1 6, 6 8 जा 48, 8 5 जा। तो जो आपका सीपी आया वो आया 40। ठीक है, सीपी तो आ गया 40। अब क्या बोला इसने? अब कहता है सीपी अगर 40 है, एसपी 60 है, तो कितना परसेंट प्रॉफिट होगा? तो प्रॉफिट क्या होता है? एसपी माइनस सीपी, मतलब 60 में से 40 जाएगा तो कितना आएगा? 20 रुपये का प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट परसेंट निकालते हैं, प्रॉफिट अपॉन पे सीपी इंटू पे 100। 20 20 20 40, 2 से काटोगे 50, तो प्रॉफिट परसेंट कितना आया? 50% का उसका प्रॉफिट होगा। इसका आंसर क्या है हमारा? सी, 50% इसका आंसर हो गया। आइए बढ़ते हैं हमारे 35वें क्वेश्चन, जो कि हमारा, अ शॉपकीपर ऑफर्स अ डिस्काउंट ऑफ 28% ऑन द मार्क प्राइस of an item and thus ends up selling at cost price. By what percentage is the mark price greater than the cost price? एक दुकानदार एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 28% की छूट प्रदान करता है और इस प्रकार
क्रय मूल्य पर बिक्री समाप्त करता है। अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक है। ठीक है, तो इसको बढ़ते हैं, कैसे करेंगे इस क्वेश्चन तरफ हम। तो इसमें मानते हैं कि जो मार्क प्राइस है, जो अंकित मूल्य है, वो मानते हैं क्या है। मार्क प्राइस को मैं मानता हूँ वो हो गया हमारा 100 रुपए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इन्होंने कितना बोला, डिस्काउंट कितना दे रहा है, 28% का। पहले निकालते हैं डिस्काउंट कितना होगा। तो डिस्काउंट कितना होगा, हमारा डिस्काउंट का जो फॉर्मूला होगा वो होगा हमारा डिस्काउंट अपॉन पे MP इंटू पे 100। ये इसका डिस्काउंट परसेंट का हो गया। तो कितना है 28 बट्टे पे MP कितना हुआ 100 इंटू पे 100। कितने रुपए का डिस्काउंट देगा, ये देगा आपको 28 रुपए का डिस्काउंट। तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, जिस प्राइस को बेचेगा, तो वो हो जाएगा आपका जो उसका मार्क प्राइस है, उसमें से डिस्काउंट को माइनस कर दो। ठीक है भाई, तो मार्क प्राइस हमने माना 100 रुपए का, डिस्काउंट 28 रुपए का, कितने रुपए बचे, तो 72 रुपए उसकी SP हो गई। हमें पता है कि जो उसकी SP है वही उसकी CP है, और ये कितनी है 72 रुपए। अब हमसे क्या पूछता है, अब ये बताओ कि कितनी ज्यादा है, MP कितना ज्यादा है CP से। तो कैसे निकालेंगे, MP ग्रेटर देन CP निकालना है, कितना है वही निकालना है ना हमें। तो देखो 100 में से 72 को माइनस करो, कितना बचेगा, ये बचेगा आपका 28। ठीक है, अब रिक्वायर्ड परसेंटेज क्या होगा हमारा, तो जो हमें परसेंटेज निकालना है वो होगा हमारा आपका 28 बट्टे पे 72 इंटू पे 100। ठीक है, कटिंग करोगे सॉल्व होगा, इसका आंसर आएगा आपका 38.88%। कितना आंसर हो गया इसका, इसका आंसर हुआ सी इसका आंसर हो गया। आइए बढ़ते हैं हमारे 36वें क्वेश्चन जो कि हमारा ये कहता है, a rider goes on a trip on his motorcycle and rides for 536 km. To cover this distance, if he rides for 5 hours at 47 km per hour and x hours at 43 km per hour, find x. क्वेश्चन कहता है, एक आदमी अपने मोटरसाइकिल से जाता है, उसने कुल डिस्टेंस कवर किया है 536 किलोमीटर। तो डिस्टेंस कुल कितना है 536 किलोमीटर। अब बोलता है इस दूरी को कवर करने के लिए वह 47 किलोमीटर प्रति घंटा पर 5 घंटे, और मतलब दो केस है। पहले उसकी स्पीड थी 47 किलोमीटर पर आवर, और उसने टाइम T1 लगाया कितना 5 आवर्स का। ऐसे ही उसने S2 उसकी स्पीड रखी 43 किलोमीटर पर आवर को, और जो उसने टाइम लगाया वो लगाया उसने x आवर्स। क्वेश्चन पूछा ये बताओ कि इस x की वैल्यू क्या है। तो देखो डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड मल्टीप्लाई टाइम, यही होता है ना। चलो, तो S1 इंटू T1 मतलब 47 इंटू में 5 प्लस में S2 इंटू T2 मतलब 43 इंटू पे x। डिस्टेंस कितना है 536। सॉल्व करते हैं, 536 इज इक्वल टू, इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा 235 प्लस में 43x। तो 43x की वैल्यू हो जाएगी आपकी 536 माइनस में 235। ये आपका माइनस करने पर आंसर आ जाएगा 301। निकालना क्या है x की वैल्यू, तो वो हो जाएगा आपका 301 बट्टे पे 43। कटिंग करोगे आंसर आएगा 7 घंटे। कितने घंटे हो गए B 7 आवर्स का आंसर हो गया। आइए बढ़ते हैं हमारे 37वें क्वेश्चन जो कि हमारा, इफ द अमाउंट received at the end of the third and fourth year at compound interest on a certain principal is Rs 19,800 and 21,384, then what is the rate of interest। ठीक है, क्वेश्चन कहता है आपका अमाउंट कितना मिला है, उसको अमाउंट मिला है 21,384 का, प्रिंसिपल कितना है 19,800 का। क्वेश्चन क्या पूछा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट बताना है। तो अमाउंट का फॉर्मूला होता है P इंटू में 1 प्लस R बाई 100 इंटू पे T। हम एक तरह निकालते हैं, तो अमाउंट है हमारा 21,384, P यहाँ बट्टे पे आ जाएगा 19,800 बराबर 1 प्लस R निकालना है बट्टे पे 100। कटिंग करोगे आपको जो आंसर आएगा वो आएगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ 108 अपॉन 100 इज इक्वल टू 1 प्लस R बाई 100। ठीक है, 1 यहाँ पे आएगा, तो 108 अपॉन 100 माइनस 1 इज इक्वल टू R बाई 100। एलसीएम करोगे तो ये आ जाएगा आपका 8 बट्टे 100 बराबर पे R बट्टे 100। 100 से 100 कट जाएगा तो कितना बचेगा, R आ गया आपका 8%। तो कितना आंसर आया 8% इसका आंसर हो गया। ये बढ़ते हैं हमारे 38वें क्वेश्चन जो कि हमारा, इफ ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू 189 एंड ए बी इज इक्वल टू 20 देन फाइंड ए प्लस बी। यदि ए क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू 189 है और ए बी 20 है, तो ए प्लस बी ज्ञात करना है। ठीक है, तो करना है कैसे इस क्वेश्चन को, देखो पहले क्वेश्चन में क्या कहता है, लिखो ए क्यूब प्लस बी क्यूब के इक्वल का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू पे ए प्लस बी। ठीक है, इसकी वैल्यू पता है 189, इसकी वैल्यू नहीं पता तो इसको अभी ऐसे का ऐसे ही छोड़ दो। 3ab की वैल्यू पता है, मतलब में कितना है 20 इंटू में प्लस बी।
मतलब ये हो जाएगा 189 a प्लस बी का क्यूब माइनस में 60 इंटू में a प्लस बी। इस क्वेश्चन करने का एक तरीका है। तरीका क्या है, आपको a प्लस बी की वैल्यू लेट करनी चाहिए। जैसे कि आप a प्लस बी की वैल्यू 1 लेट कर सकते हैं, 2, 3। तो अगर आप ऐसे लेट करके करेंगे तो आपको इसका आंसर मिल जाएगा। तो मैं आपको आसानी से बता देता हूँ, मैं लेट करता हूँ। लेट a प्लस बी की वैल्यू मैंने लेट कर ली 9। अब देखते हैं, ठीक है। 189 9 की क्यूब माइनस में 60 इंटू पे 9, ठीक है। तो 189 इज इक्वल टू पे 9 की क्यूब क्या होती है, ये होती है आपकी 729 माइनस में ये होती है आपकी 540, ठीक है। इनको सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 189, मतलब मैच कर गया ना। तो इसका मतलब a प्लस बी की वैल्यू क्या हो गई 9। इसका आंसर क्या है A9। देखो एक और आसान तरीका क्या था, देखो सारी वैल्यू तो लेट करनी नहीं है, हम एक काम करते हैं, हमें 4 वैल्यू दे रखी है ना, हम 4 वैल्यू पुट कर लेंगे, हमें पता चलेगा कौन सा आंसर ठीक है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हमारे 39वां क्वेश्चन जो कि हमारा सॉल्व द इक्वेशन। इक्वेशन सॉल्व करनी है 2x माइनस 1 अपॉन x इज इक्वल टू 7 टू फाइंड ऑफ x अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस। देखो कैसे करेंगे, 2x माइनस 1 अपॉन x इज इक्वल टू 7, तो ये हो जाएगा 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 7x। सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा आपका 7x माइनस 2x इज इक्वल टू -1। 5x की वैल्यू -1, x की वैल्यू होगी -1/5। सॉल्व करोगे तो माइनस का 0.2, कितना आंसर आया ए इसका आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं, हमारे 40वां क्वेश्चन जो कि हमारा द पेरीमीटर एंड द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल आर 49 सेंटीमीटर एंड 7 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स लेंथ। हमें क्या दे रखा है, हमें दे रखा है पेरीमीटर 49 सेंटीमीटर का और ब्रेथ है 7 सेंटीमीटर। निकालना क्या है लेंथ। पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 2 इंटू में एल प्लस बी। पी हो गया 49, 2 गुना लंबाई के बदले लंबाई जमा 7, 2 यहाँ पे बट्टे पे ले आओ, आ गया बराबर लंबाई जमा 7। करो सॉल्व, इसका आंसर आएगा 24.5 माइनस में 7 बराबर लंबाई। 24.5 में से 7 जाएगा तो आपका आंसर आएगा कितना आएगा, वो आएगा 17.5 सेंटीमीटर। तो इसका आंसर कितना हुआ, इसका आंसर हुआ सी 17.5 सेंटीमीटर इसका आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं, हमारे 41वें क्वेश्चन जो कि हमारा द पेरीमीटर ऑफ एन इक्विलेटर ट्रायंगल इज 18 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स एरिया। एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप 18 सेंटीमीटर का है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। देखो पेरीमीटर 18 सेंटीमीटर का है, किसका, इक्विलेटर ट्रायंगल, मतलब जिसकी 3 भुजाएं होती है, तीनों भुजाएं बराबर होती है। तो साइड कितनी हो जाएगी हमारी, साइड हो जाएगी हमारी 18/3 मतलब में 6 सेंटीमीटर। अब एरिया ऑफ इक्विलेटर एंगल फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है √3/4 इंटू पे साइड स्क्वायर। सॉल्व करते हैं, √3/4, साइड की वैल्यू कितनी है 6 गुना 6, 2 3 2 3, कितना आया 9√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना आंसर है इसका ए इसका आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं, हमारे 42वें क्वेश्चन जो कि हमारा फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ डायमीटर 7 सेंटीमीटर एंड हाइट 6 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर व्यास है, ऊंचाई 6 सेंटीमीटर वाले एक लंब वृत्तीय बेलन का आयतन ज्ञात करना है। सबसे पहले आपको क्या दे रखा है, उसने दे रखा है डायमीटर, मतलब डी की वैल्यू है 7, तो आर की वैल्यू हो जाएगी 7/2, ठीक है। हाइट है 6। क्या निकालना है, इसने बोला है हमें निकालना है आयतन। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है, फॉर्मूला होता है πr²h। पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 7/2 गुने 7/2 और एच की वैल्यू 6। 7 से 7 कट गया, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 एकम 2, 11 दूनी 22। क्या हुआ, तो 11 गुने 7 गुने में 3, तो इसका आंसर आएगा 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो क्या आंसर है इसका ए इसका आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं, हमारे 43वें क्वेश्चन जो कि हमारा फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर ऑफ डायमीटर 21 सेंटीमीटर। डायमीटर है 21 सेंटीमीटर का, तो रेडियस हो जाएगी 21/2, ठीक है। निकालना क्या है वॉल्यूम किसका, गोले का। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, इसके वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई की वैल्यू तो 22/7, आर की वैल्यू कितनी है 21/2, लेकिन लिखनी कितनी बार पड़ेगी हमें 3 बार, ठीक है। सॉल्व करते हैं, 7 कम 7, 7 तिया 21, एक ही बार से जाएगा और 3 से 3 कट भी गया। चलो 2 एक कम 2, 2 से कटा, फिर 2 से 2 कट गया, इस 2 से कटा 11 बार में, बचा क्या क्या, ऊपर बचा 11 गुना 21 गुना 21। इसका आंसर क्या आएगा, मल्टीप्लाई करो तो इसका आंसर आएगा 4851 सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम है तो क्यूब, तो इसका आंसर क्या है सी इसका आंसर हो गया। आइए आगे बढ़ते हैं, हमारे 44वें क्वेश्चन है जो कि हमारा फाइंड द टोटल सरफेस ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन ऑफ डायमीटर 7 सेंटीमीटर एंड स्लैंट हाइट 9 सेंटीमीटर। क्या बोला गया है, एक राइट सर्कुलर कोन है जिसका डायमीटर 7 सेंटीमीटर का है, तो मतलब रेडियस हो जाएगी 7/2 की,
और स्लैंट हाइट इसको एल बोलते हैं वो 9 सेंटीमीटर का है। क्या निकालना है हमें इसका, तो टीएसए क्या होता है कौन का, वो होता है आपका पाई आर ब्रैकेट में आर प्लस एल। तो पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 7/2 ब्रैकेट के अंदर 7/2 प्लस में 9, कटिंग करते हैं 7 से 7 कट गया, 2 एकम 2 11। क्या आया अंदर सॉल्व करूंगा तो अंदर आएगा 2, 7 प्लस 18 मतलब कितना हुआ 11 गुना 18 होता 25/2। कितना आंसर आएगा, इसका आंसर आ जाएगा आपका सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा आपका 11 गुने पे 12.5। सॉल्व कर लो तो इसका आंसर आपका आ जाएगा 137.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका आंसर क्या है आपका डी, डी इसका आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं हमारे 45। यहाँ पे थोड़ी गलती है, सेक्शन डी यहाँ नहीं आएगा, आई थिंक थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। पहले 45वां क्वेश्चन है उसके बाद सेक्शन डी स्टार्ट होगा, तो ध्यान रखिएगा। 45वां क्वेश्चन कहता है हमारा द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ हेमिस्फीयर इज 1848 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स डायमीटर। तो क्या बोला, जो टीएसए है हेमिस्फीयर का वो है आपका 1848, हमें निकालना क्या है डायमीटर, डायमीटर निकालना है। हेमिस्फीयर क्या होता है, अर्धगोला क्या होता है कटोरी जैसा, ठीक है। अब बात करते हैं इसका फॉर्मूला क्या होता है। इसका फॉर्मूला होता है 3πr² बराबर 1848। हमें क्या करना है आर स्क्वायर निकालना है, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा 1848 गुने पे 22/7 हो जाएगा 7/3 गुना 22। सॉल्व करोगे इसको तो आपका इसका आंसर आ जाएगा 196, रूट लाओगे तो रूट में 196 और आंसर आ जाएगा आपका 14। तो आर कितना हो गया 14, डी निकालना है 2 गुना 14 मतलब 28 सेंटीमीटर इसका आपका व्यास मतलब डायमीटर आ जाएगा। तो बी इसका आंसर हो गया। यह हमारा सेक्शन सी मैथमेटिक्स खत्म होता है। हम सेक्शन डी की तरफ बढ़ते हैं जो कि गलती से यहाँ मेंशन हो गया, जो कि हमारा जनरल इंटेलिजेंस का है। तो हमारा 46वां क्वेश्चन है 6 persons can finish a work in 7 days, so 21 person will finish that work in how many days। 6 व्यक्ति एक कार्य को 7 दिनों में करते हैं, 21 व्यक्ति उस कार्य को कितने दिनों में करेंगे। देखिए इस क्वेश्चन करने का तरीका होता है, देखिए पहले तो एक टेबल बनाइए, क्या कहती है 6 आदमी है तो 7 दिन लगे, अगर मैं 21 आदमी कर दूंगा तो कितने दिन लगेंगे, ठीक है। मेरा क्वेश्चन ये है, ये बताओ कि अगर आदमी में बढ़ाऊंगा तो दिन कम होंगे या दिन बढ़ेंगे। सिंपल सी बात है, अगर मैं आदमी बढ़ा दूंगा तो दिन कम हो जाएंगे। तो यहाँ लगता है हमारा इनवर्स प्रोपोर्शन, तो उसमें क्या करते हैं, उसमें करते हैं 6 गुना 7 बराबर 21 इंटू पे एक्स। एक्स की वैल्यू जाएगी 6 इंटू 7 अपॉन पे 21, 7 इंटू 7 7 3 21, 3 3 3 6, कितना आंसर आया 2। 2 दिन में काम हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या है डी, 2 इसका आंसर हो गया। अभी बढ़ते हैं हमारे 47वां क्वेश्चन है जो कि हमारा चूज द ऑड वन आउट। इसमें से एक अलग अलग करना है, क्या है यूएसपी, पीसीयू, डीएडी, आरटीओ। सोचो कुछ और मत सोचो, ये देखो इसका बीच का क्या है, इसका क्या है एस सी ए और टी, सबका नॉर्मल है, बस इस वाले का जो बीच का वर्ड है वो वावेल है ए ई आई ओ यू में से, तो इसका आंसर क्या है सी अलग हो गया। आगे बढ़ते हैं हमारे 48वें क्वेश्चन की तरफ जो कि हमारा फ्रॉम द गिवन ऑप्शन फिल इन द ब्लैंक्स, दिए गए विकल्पों में से एक स्थान की पूर्ति करें। ऑप्शन क्या है 10 11 10 16 21, यहाँ गलती है, यहाँ 25 है, सॉरी सर ठीक कर लीजिएगा प्लीज। 10 16 21 25 आपको अगला बताना है। तो क्या होगा देखो, अगर ढंग से देखोगे तो 10 16 21 और 25 और हमें अगला बताना है। कितना गैप है 6 का, 5 का, 4 का, 3 का होगा मतलब 28। तो इसका आंसर क्या है डी, 28 इसका आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं हमारे 49वें क्वेश्चन जो कि हमारा मोहन वॉक्ड 4 किलोमीटर फॉरवर्ड टूवर्ड्स वेस्ट, then turned right and walked 3 kilometer. Again he turned right and walked 4 kilometer. After this he turned back. Now in which direction is he facing? मोहन पश्चिम की ओर 4 किलोमीटर आगे चला, चलो चल गया 4 किलोमीटर, फिर दाएं मुड़ा और 3 किलोमीटर चला, चल गया, फिर वह दाएं मुड़ा और 4 किलोमीटर चला, वहां भी चला गया। इसके बाद वो वापस मुड़ा, अब उसका मुख की दिशा में है। अब अगर वो यहाँ पे आके वापस मुड़ता है तो उसका किस मुंह में, किस दिशा में होगा उसका मुंह। अब यहाँ से दोबारा मुड़ेगा, जैसे दोबारा मुड़ेगा तो उसका मुख होगा आपका पश्चिम दिशा में। इसका आंसर क्या है आपका डी, पश्चिम इसका आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं हमारे आखिरी क्वेश्चन जो हमारा 50वां क्वेश्चन है, वो कहता है निखिल हु इज रमन सन सेज टू ईशा योर मदर रिया इज द यंगर सिस्टर ऑफ माय फादर हु इज द सेकंड चाइल्ड ऑफ सुरेश। ठीक है, क्वेश्चन कहता है निखिल जो रमन का पुत्र है ईशा से कहता है, निखिल रमन का पुत्र है, तो मैं यहाँ लेता हूं सबसे पहले जो हमारा यहाँ पे आएगा रमन, ये इसका पुत्र कौन है निखिल, ठीक है। कहता है ईशा से कहता है तुम्हारी माँ, कौन कहता है निखिल कह रहा है ईशा से तुम्हारी माँ
रिया मेरे पिता की छोटी बहन है। ईशा से कहता है तुम्हारी माँ, मतलब यहाँ पे अगर मैं लेता हूँ, यहाँ पे ईशा है, ठीक है, उसकी मम्मी की अगर बात करता हूँ तो ईशा की जो मम्मी है रिया, जिनका नाम है रिया, मेरे पिता की छोटी बहन है। निखिल के पिता का नाम क्या है? रमन। तो रमन की छोटी बहन हो गई रिया, मतलब डॉटर। फिर क्या बोलता है, जो सुरेश की दूसरी संतान है, तो सुरेश की दूसरी संतान ये है, तो पहली कौन सी हुई ये? क्वेश्चन क्या है, हाउ इज सुरेश रिलेटेड टू ईशा? सुरेश और ईशा का रिलेशन बताना है, तो सुरेश हुए नाना और ईशा हुई उनकी पोती, मतलब क्या हुए, ग्रैंडफादर। तो इसका आंसर क्या है? डी, ग्रैंडफादर इसका आंसर हुआ। तो यहाँ पे हमारा आर्मी जी डी गया का प्रीवियस ईयर पेपर खत्म होता है। आपको कोई परेशानी है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। हमने आपके लिए प्रैक्टिस सेट तैयार कर रखे हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जाइए उसको अटेम्प्ट कीजिए और अपनी प्रैक्टिस को और अच्छा कीजिए। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। दोस्तों, आप सभी की सुविधाओं का ख्याल रखते हुए अग्निवीर एग्जाम के लिए ऑनलाइन मॉक टेस्ट सीरीज दिया गया है, जो कि बिल्कुल मुफ्त है। और वहां पर जाने के लिए आप studyupdates.in पे आएंगे। .in पे आने के बाद जैसे ही आप अग्निवीर ऑनलाइन मॉक टेस्ट सीरीज के पेज पर आएंगे, आपको ये सभी चीजें देखने को मिलेगी। ठीक है, तो यदि आप जीडी की तैयारी कर रहे हैं तो आप अग्निवीर जीडी में जाएंगे, और अग्निवीर जीडी में जाने के बाद आप देखेंगे कि इस प्रकार से आपको मॉक टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। और यदि आपको मॉक टेस्ट सीरीज लगाना है तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपको ये टेस्ट सीरीज खुल के सामने आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपको प्रश्न दिया गया है, जैसे यहाँ पर दिया गया है द फेमस बुक गीत गोविंद। तो गीत गोविंद जो है जयदेव के द्वारा लिखा गया था, तो मैंने जयदेव पे क्लिक कर दिया। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर दिया गया है वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशन, संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ है, तो पहले जेनेवा था, फिर बाद में न्यूयॉर्क हो गया, न्यूयॉर्क। एक आध उत्तर मैं गलत कर देता हूँ ताकि मैं देखूं कि कैसा आपको इंटरफेस आता है। तो इस प्रकार से जैसे आप सारे प्रश्न लगा लोगे, 50 प्रश्न है, 50 प्रश्न लगाने के बाद आपको नीचे एक ऑप्शन दिया गया है फिनिश का। जैसे ही फिनिश पे क्लिक करेंगे, फिनिश पे क्लिक करते ही आपको बता देगा कि आपने 50 में से 3 प्रश्न किए, तो आपका 6% मार्क्स मिला। ठीक है, और जो सही उत्तर होगा उस पे आपको इस प्रकार से आ जाएगा। ठीक है, सही उत्तर है इस प्रकार से आ जाएगा, गलत उत्तर होगा तो वो भी इंडिकेट कर देगा रेड से कि आपका उत्तर गलत है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप फ्री में मॉक टेस्ट दे पाएंगे। ओके।